हेलो लर्नर्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव। मैं आप लोगों का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। आज स्पेशली हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के विषय में और उसमें भी मेरा पूरा फोकस होगा अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। तो चलिए सीखने की कोशिश करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पूरे मनोयोग के साथ इसमें ध्यान देंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। किसी भी कंसेप्ट के अंतर्गत जाने से पहले हमें जो सबसे पहले समझना होगा वो है हमारा एजुकेशन का कंसेप्ट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बात करें तो बेसिकली ये तीन टर्म कुछ कॉमन से नजर आते हैं, लेकिन इन तीनों में काफी अंतर होता है। मेजरमेंट में तो आप मेरे ख्याल से जानते ही होंगे कि मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को न्यूमेरल्स असाइन करना, यानी उसको एक आंकिक नंबर देना, एक नंबर असाइन करना। अगर हम साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की बात करें तो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में हम टेस्ट के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, रेटिंग स्केल के द्वारा कुछ अंक एकत्रित करने का प्रयास करते हैं और उन अंकों को हम मापन कह सकते हैं। और असेसमेंट की अगर बात करें हम, तो जो डाटा हमने एकत्र किया है, जो ये नंबर हमने इकट्ठे किए हैं टेस्ट के माध्यम से या किसी दूसरे सोर्स के माध्यम से, उसको हम कैसे असेस करेंगे, उसके लिए बहुत आवश्यक होता है असेसमेंट करना। असेसमेंट का मतलब होता है कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, आकलन। बेसिकली असेसमेंट को हिंदी में हम आकलन कहते हैं। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इसके अंतर्गत हम, जो हमारा लर्नर है, जो अधिगम करता है, उसकी कमियों को जानने का प्रयास करते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। और इवैल्यूएशन जो है, ये जो सारा हम असेसमेंट के प्रोसेस के दौरान जितना भी डेटा इकट्ठा करते हैं उन सभी को एक लास्ट में हम एक नाम देने का कार्य करते हैं इवैल्यूएशन के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। तो मूल्यांकन वास्तव में एक प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करने का कार्य करता है और इसके द्वारा हम एक प्रकार का निर्णय देते हैं, जजमेंट देने की कोशिश करते हैं। और शिक्षा के अंतर्गत ये तीनों चीजें समाहित हैं। अगर हम शिक्षा को पूरे मनोयोग के साथ देना चाहते हैं और शिक्षा का जो एक मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कि टीचिंग और लर्निंग जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होनी चाहिए, इवैल्यूएशन पे बेस्ड होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें इन तीनों ही एस्पेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन को हम और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली असेसमेंट का मतलब होता है, असेसमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज नॉट सिंपली समथिंग दैट इज डन एट द कंक्लूजन ऑफ अ यूनिट ऑफ स्टडी और एट द एंड ऑफ द लेसन। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि हम बेहतरी के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं। निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है और इसके द्वारा हम विद्यार्थी की बेहतरी के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हमने एट द एंड ऑफ द यूनिट एक एग्जाम ले लिया और बस रिजल्ट दे दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप किस तरह से उसका डायग्नोज करेंगे, विद्यार्थी की कमियों का पता लगाएंगे और उसको किस प्रकार से आप दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये डे बाय डे इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस होता है। और इवैल्यूएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि इवैल्यूएशन इज कंपेयरिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट विद अदर स्टूडेंट्स और अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। बेसिकली मूल्यांकन जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होता है। किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम मूल्यांकन का पूरा प्रोसेस चलाते हैं, तो लास्ट में हमें ये जानना आवश्यक होता है कि हमने उस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक कर ली है। जैसे कि सपोज मैं अगर किसी प्रोग्राम की बात करूं, किसी कोर्स की बात करूं, तो उस कोर्स को बनाने से पहले उसका एक क्राइटेरिया सेट करना होता है और ये डिसाइड करना होता है कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लेंगे। तो लास्ट में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। असेसमेंट को हम और अच्छी तरह से इस प्रकार समझ सकते हैं, असेसमेंट रिफर्स टू ऑल द प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ pupils लर्निंग। बेसिकली असेसमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसका पूरा का पूरा फोकस अधिगमकर्ता के अधिगम पर निर्भर करता है। आप इसे और अच्छी तरह से ऐसे समझ सकते हैं, असेसमेंट इज ऑन गोइंग, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। असेसमेंट इज पॉजिटिव, ये सकारात्मक प्रक्रिया है। इज इंडिविजुअलाइज्ड, इसमें प्रत्येक व्यक्ति विशेष पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इज वैल्यूएबल, इसमें जो भी असेसमेंट किया जाता है, जो भी आकलन किया जाता है, उसका अपना एक मूल्य होता है, उसका एक वेटेज होता है, जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किसी भी विद्यार्थी का जो असेसमेंट किया गया है वो कितना प्रॉपर है।
और इसके अंतर्गत हम फीडबैक देने की पूरी कोशिश करते हैं। इवैल्यूएशन को अगर हम देखना चाहें तो ये हमें एक जजमेंट की तरफ ले जाता है और इसके अंतर्गत हम जो सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक जो मानक निर्धारित होता है, उसके परिप्रेक्ष्य में किसी का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। और दोनों में अगर हम कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि इट बोथ रिक्वायर क्राइटेरिया, ये दोनों ही किसी कसौटी को की उम्मीद करते हैं, दोनों में ही मापन किया जाता है और दोनों में ही साक्ष्य को एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। असेसमेंट को आप और अच्छी तरह से कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। असेसमेंट इज रिच इन फॉर्मल फीडबैक। बेसिकली आकलन के अंतर्गत एक फॉर्मल फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, अर्थात किसी अच्छे कार्य को करने के बाद आपको एक पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, जिसको देख करके आप और मोटिवेट होते हैं तथा कुछ और अच्छा करने के लिए अग्रसर होते हैं। इज रिच इन इनफॉर्मल फीडबैक। ये इनफॉर्मल फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। इसके अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप के जेस्चर्स के द्वारा, हाव भाव के द्वारा भी हम अपने फीडबैक को प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्फेसाइजेज ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट होता है पूरी तरह से, किसी प्रकार का फेक असेसमेंट नहीं होता है। ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर लो स्टेक असेसमेंट प्रैक्टिसेस। इसके अंतर्गत असेसमेंट प्रैक्टिसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी सही ढंग से सीख सके और उसको पूरी तरह से फुलफिल कर सके। डेवलप स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। इसमें विद्यार्थी की स्वतंत्रता तथा उसकी स्वायत्तता को विकसित करने का प्रयास किया जाता है, उसे एक इंडिविजुअल समझ करके उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। बैलेंसेस फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। बेसिकली इसके अंतर्गत समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करने का कार्य किया जाता है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं, समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग का मतलब है कि आप लगातार असेसमेंट करते जाते हैं और ऑफ द लर्निंग का मतलब होता है कि जो कुछ आपने एक निश्चित टर्म में सिखाया है, एक निश्चित करिकुलम में सिखाया है, उसको आप कैसे असेस करेंगे। असेसमेंट को समझने के बाद हमें ये जानना आवश्यक होता है कि बेसिकली असेसमेंट के वो कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिसके माध्यम से हम असेसमेंट को सही ढंग से फुलफिल कर सकते हैं। Tools and techniques are required to gather information. Interpretation of gathered information needs to be given in numerical scores, grades, as well as in qualitative terms. बेसिकली जब आप कोई डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के निर्णय पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत होती है आप कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए और उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ टूल्स और टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापना होता है तो हमारे पास उसके लिए टूल्स होते हैं जिसके आधार पर हम एक निश्चित निर्णय पर पहुंच जाते हैं। अगर हमें किसी की लंबाई मापनी है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो 5 फीट 2 इंच लंबा है या 5 फीट 4 इंच लंबा है, और किसी का वजन अगर नापना है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका वजन 60 किलो है या 50 किलोग्राम है। लेकिन जब हम मापन की बात करते हैं या मूल्यांकन की बात करते हैं, स्पेशली इन द साइकोलॉजिकल फील्ड, जब हम मानसिक या मनोवैज्ञानिक मापन की बात करते हैं तो हमें न्यूमेरिकल ग्रेड्स और स्कोर के साथ साथ हम क्वालिटेटिव टर्म्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसके द्वारा हम सभी चीज़ों को इकट्ठा करके किसी लर्नर की या किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी राय को डालने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वो सोसाइटी में, समाज में या क्लास में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। टूल्स को हम इस तरह से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। द वर्ड टूल लिटरली मीन्स इम्प्लीमेंट फॉर मैकेनिकल ऑपरेशंस, बट इन एजुकेशनल इवेल्यूशन टूल में बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट एविडेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बेसिकली टूल शब्द जो है उसे सोचते ही हमारे दिमाग में कुछ एक यांत्रिक उपकरण की बात आ जाती है। लगता है दिमाग में कि जैसे कोई एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एजुकेशनल इवेल्यूशन में, शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत हम टूल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो विद्यार्थी की परफॉर्मेंस को मापने के लिए उससे संबंधित साक्ष्य को एकत्रित करने का एक उपकरण मात्र है। टेक्निक्स को हम अगर समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट आर द टेस्ट एंड अदर आइटम्स यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन पर्टिकुलर आउटकम्स ऑफ लर्निंग।
टेक्निक्स का मतलब होता है कि जो हम किसी किसी का असेसमेंट अगर करना चाहते हैं या हम डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उस डाटा को इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। हम एक ही टेक्निक के द्वारा हर किसी को नहीं मापित कर सकते। सपोज आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं, तो आप सबकी फरमाइशों को एक ही टेक्निक के द्वारा फुलफिल नहीं कर सकते, तो आपको अलग अलग टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। किसी को आप एग्जामिनेशन के द्वारा मेजर करते हैं, तो किसी को ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप उसका मूल्यांकन करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन इज अ टेक्निक वेयर एज चेकलिस्ट इज अ टूल। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक है। हम ऑब्जर्वेशन को यूज करके किसी का असेसमेंट कर सकते हैं, किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऑब्जर्वेशन प्रॉपर ढंग से करना है तो उसके लिए हमें कुछ चेकलिस्ट तैयार करनी पड़ती है, कुछ क्राइटेरियाज, कुछ बिंदु तैयार करने पड़ते हैं, डेवलप करने पड़ते हैं, जिसके आधार पर हम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक है और चेकलिस्ट उसका एक टूल है। उसी प्रकार से एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो किसी के बारे में, किसी के एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देखना है या किसी के एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखना है, तो एग्जामिनेशन उसकी एक टेक्निक होती है। एग्जामिनेशन के द्वारा हम नंबर इकट्ठा करके बच्चे की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हमें किस प्रकार का लेना है, ऐसे टाइप लेना है, ऐसे टाइप टेस्ट लेना है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है, ओरल टेस्ट लेना है, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट लेना है, किस प्रकार का लेना है, ये हम उसके अंतर्गत यूज करते हैं। तो एग्जामिनेशन इज अ टेक्निक वेयर एज टेस्ट इज अ टूल। तो एग्जामिनेशन एक टेक्निक है और उसके अंतर्गत टेस्ट जो है वो एक टूल का कार्य करता है। टूल्स और टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं असेसमेंट के अंतर्गत, तो ये दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जहां हम क्लियर कट नंबर असाइन करते हैं। क्लियर कट हम नंबर्स असाइन करते हैं, हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं और हम उन नंबरों की व्याख्या कर देते हैं और उसके आधार पर हमारा रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव में नंबर की जगह हम कुछ व्यू पॉइंट, कुछ धारणा, कुछ रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं। हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे सबसे पहले क्वांटिटेटिव में, तो एग्जामिनेशन बेस्ट सोर्स है डाटा को इकट्ठा करने का, विद्यार्थी के परफॉर्मेंस को एकत्रित करने का। इसके माध्यम से हम उसका मापन कर सकते हैं और उसके मापन के आधार पर हम ये राय दे सकते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उसकी पोजीशन कहाँ पर है। रेटिंग स्केल की बात हम इस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली रेटिंग स्केल का मतलब होता है कि आप एक स्टेटमेंट को, एक वक्तव्य को कितने पॉइंट रेटिंग स्केल पर मेजर करते हैं। जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा है, जब भी आप किसी प्रोग्राम को यूज करते हैं या आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहां पर भी रेटिंग स्केल का प्रयोग करके फीडबैक लिया जाता है। तो रेटिंग स्केल के द्वारा आप बताते हैं कि आप किसी भी शॉप की जो सर्विसेज थी उससे आप पूर्णतया सहमत थे या फिर असहमत थे। उसी प्रकार से शिक्षा के अंतर्गत अगर हम विद्यार्थी की प्रोग्रेस को मेजर करना चाहते हैं, अपने लर्नर को सही तरीके से जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो हम रेटिंग स्केल का प्रयोग करते हैं। और रेटिंग स्केल 3 पॉइंट रेटिंग स्केल भी हो सकता है, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल भी हो सकता है, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव असेसमेंट की। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि इसमें हम नंबर नहीं असाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले सोशियोमेट्रिक आता है। सोशियोमेट्रिक का मतलब है कि समाज में एक व्यक्ति की क्या पोजीशन है, एक व्यक्ति के बारे में उस समाज के बाकी लोग क्या समझते हैं, क्या उसके बारे में महसूस करते हैं, उस राय को हम सोशियोमेट्रिक कहते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आता है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में इसके ऊपर नहीं जा रही हूँ। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि विद्यार्थी से संबंधित किसी घटना या इवेंट का वर्णन जो कि पर्टिकुलर उसी पे फोकस हो और उसे हम किसी स्टोरी के रूप में लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल डायरी में भी देखा होगा कि कई बार बच्चों की कुछ रिपोर्ट लिख करके टीचर वगैरह भेजते हैं। इंडिया में तो इन सब चीज़ों पर इतना ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है, बट बाहर की कंट्रीज में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और उनके जितने भी, उनके स्कूल डायरी में जितने भी इवेंट्स या उनके बिहेवियर के ऊपर जितने भी नोट्स लिखे जाते हैं वो एज अ रिकॉर्ड यूज किए जाते हैं। अगला नंबर आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स का। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स का मतलब होता है संचयी अभिलेख।
संचयी अभिलेख से मतलब ये है कि जो विद्यार्थी का कक्षा 1 से लेकर के पहली क्लास से लेकर के और जब तक वो पढ़ता गया है, उसका क्या रिकॉर्ड्स रहा है। उसने एकेडमिक में, नॉन एकेडमिक में क्या-क्या ग्रेड प्राप्त किए हैं, कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है, को-करिकुलर में कैसा रहा है, ये सारा जो रिकॉर्ड्स होता है, उसे हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कहते हैं। पोर्टफोलियोज नेक्स्ट है। इसके अंतर्गत पोर्टफोलियो का मतलब होता है, ये बेसिकली एक फाइल या फोल्डर के रूप में कार्य करता है, जिसके अंतर्गत हमारी वेरियस टाइप की एक्टिविटीज, हमारी एकेडमिक और को करिकुलर, इसके अलावा हमारी जॉब से रिलेटेड हमारी सारी चीजें इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होती हैं, रखी जाती हैं, और उसके बेस पे हम एक धारणा तैयार करते हैं। इंटरव्यू नेक्स्ट आता है। इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति का आकलन उससे साक्षात्कार लेकर के भी कर सकते हैं। साक्षात्कार लेने के लिए हम या तो उससे अनौपचारिक तरीके से बातचीत करके पूछताछ कर सकते हैं, या हमें कुछ क्राइटेरियाज, कुछ बिंदु सेट करने होते हैं, जिसके आधार पर हम उसका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत हम किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वास्तव में वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बीएड के ट्रेनीज की ट्रेनिंग होती है, तो उनके जितने भी टीचिंग एस्पेक्ट होते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑब्जर्व करके उनकी ग्रेडिंग की जाती है, और बाद में उसके आधार पर एसेस किया जाता है कि एज अ प्यूपिल टीचर उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसके बाद असेसमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स के रूप में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पर नज़र आता है, वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। टेस्ट के बारे में यहाँ पर अब हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ अ सैंपल ऑफ अ person behavior that is used to measure the individual's differences that exist among people. बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज मेजर होता है एक व्यक्ति के बिहेवियर का, जिसको कि हम मापते हैं, जिसके द्वारा हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने का प्रयास करते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा हम जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जो बिहेवियर होता है, उसको मापने का प्रयास करते हैं। अगर हम एक अच्छे परीक्षण की बात करें, एक उत्तम परीक्षण की बात करें, तो एक उत्तम परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, और ये विशेषताएं होनी किसी भी परीक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। खासकर एक जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल क्राइटेरियाज होते हैं और कुछ टेक्निकल क्राइटेरियाज होते हैं। प्रैक्टिकल क्राइटेरिया का मतलब होता है कुछ व्यवहारिक कसौटियाँ, और टेक्निकल क्राइटेरिया का मतलब होता है कुछ तकनीकी कसौटियाँ। प्रैक्टिकल क्राइटेरिया के अंतर्गत जो सबसे पहले आता है वो है पर्पजिवनेस, अर्थात उद्देश्यता। उद्देश्यता का मतलब ये होता है कि किसी भी परीक्षण को बनाने से पहले कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाते हैं, और उन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के बाद हमें ये देखना होता है कि हमारा परीक्षण उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा हो। इसके बाद नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, अर्थात व्यापकता। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि जो परीक्षण बनाया गया है, उसके अंतर्गत पूरे पाठ्यक्रम का कितना प्रतिनिधित्व किया गया है, वो पूरे पाठ्यक्रम को कितना ज़्यादा उसके अंतर्गत रखा गया है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि परीक्षण में होते तो पूरे कोर्स में आपके 10 यूनिट होती हैं, बट जो परीक्षण बनाया जाता है उसमें 2 या 4 यूनिट को ही स्थान दिया जाता है। तो ऐसे परीक्षण को हम अच्छा परीक्षण नहीं मानेंगे। अगली विशेषता के रूप में है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि परीक्षण कितना मितव्ययी है, अर्थात उसको बनाने में समय की, पैसे की, और जो हमारी एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा उसका खर्च नहीं होना चाहिए, वो मितव्ययी होना चाहिए तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अंतर्गत पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, तथा साथ में आपका समय भी बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब होता है कि इजीनेस, अर्थात उसको हल करने में, किसी भी परीक्षण को हल करने में, बनाने में, तथा उसका स्कोरिंग करने में, उसको स्कोरिंग करने में हमें कितनी आसानी होती है, कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितनी आसानी के साथ हम उसको यूज में ला सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब होता है प्रतिनिधित्वता। प्रतिनिधित्वता का मतलब होता है कि जिस क्लास के लिए या जिस पर्टिकुलर सैंपल के लिए वो परीक्षण बनाया गया है, वो उस पर्टिकुलर सैंपल का कितना प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो कक्षा 10 के बोर्ड पेपर्स होते हैं या 12वीं के बोर्ड पेपर्स होते हैं,
या यूनिवर्सिटी के बोर्ड पेपर्स होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक रीजन या एक कॉलेज या एक स्कूल तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरे सैंपल को प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे सैंपल का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात हर कोई उसको सही ढंग से सॉल्व कर सकता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल क्राइटेरियाज थे। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल क्राइटेरिया की। टेक्निकल क्राइटेरिया के अंतर्गत कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है कि कोई भी जो परीक्षण हम बना रहे हैं वो मानकीकृत होना चाहिए। मानकीकृत का मतलब यह है कि उसके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स होने चाहिए। अर्थात अगर आप एक परीक्षण की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एग्जामिनेशन पेपर की ही बात करें या एग्जामिनेशन रिजल्ट की बात करें, तो उसके अंतर्गत ही हम ये मान के चलते हैं कि 60% वाला जो है वो फर्स्ट डिवीजन में आता है और 48% वाला सेकंड डिवीजन में आता है। तो 48% और 60% ये सेट स्टैंडर्ड्स हैं। तो इन स्टैंडर्ड के, इसी प्रकार के स्टैंडर्ड के ऊपर जो भी बेस्ड परीक्षण होता है उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बाद अगला स्टैंडर्डाइज्ड के बाद जो अगली विशेषता आती है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य ये होता है कि कोई भी परीक्षण कितना वस्तुनिष्ठ है, उसमें जो बनाने वाला है या जो जांचने वाला है उसके अपने पर्सनल बिहेवियर का या उसकी पर्सनल फीलिंग का, उसके पूर्वाग्रहों का तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर परीक्षण इन सब से दूर होता है और उसके अंकन में भी ऑब्जेक्टिविटी होती है, अर्थात अगर सही है तो सही के लिए जो नंबर मैं दूंगी वही नंबर आप भी देंगे, तो हम बोलेंगे कि वो परीक्षण ऑब्जेक्टिव है। इसी प्रकार से अगली विशेषता है डिस्क्रिमिनेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब होता है कि कोई भी परीक्षण एक अच्छे विद्यार्थी में, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में और एक जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन में कितना ज़्यादा अच्छे तरह से सही ढंग से उसको पूरा करता है। अर्थात कोई भी परीक्षण अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने में सही से कामयाब साबित होता है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो परीक्षण बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया के रूप में आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी परीक्षण कितना विश्वसनीय है। कोई भी परीक्षण विश्वसनीय तब माना जाता है जब हम उस परीक्षण को बार बार एडमिनिस्टर करें, बार बार उसे हम प्रशासित करें और स्कोर्स के बीच में कंसिस्टेंसी हो, स्कोर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, तो उसे हम रिलायबल कहते हैं। जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉप के बाहर लिखा होता है कि रिलायबल शॉप है। रिलायबल शॉप का मतलब ये है कि वहां से जो आप सामान खरीदेंगे वो आप जितने पैसे में खरीदेंगे वो उसकी पूरी वैल्यू के बराबर का होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी दूसरी शॉप में जाएंगे और वही सामान अगर आपको सस्ता मिल जाता है तो आप कहेंगे कि वो दुकान रिलायबल नहीं थी। सेम वही चीज परीक्षण के बारे में भी साबित होती है। नेक्स्ट विशेषता है वैलिडिटी। वैलिडिटी का तात्पर्य होता है वैधता, अर्थात जिस ट्रेट या जिस गुण के लिए, जिस गुण को मापने के लिए परीक्षण को बनाया गया है, वो परीक्षण किस सीमा तक उस गुण को पूरा कर रहा है। यदि कोई बुद्धि लब्धि का परीक्षण बुद्धि लब्धि को मापने की बजाय पर्सनालिटी को मापने लगे, व्यक्तित्व को मापने लगे, तो हम उसे वैलिड टेस्ट नहीं कहेंगे। तो वैलिडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी परीक्षण के लिए। नेक्स्ट आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है कि मानक, अर्थात सेट स्कोर्स या स्टैंडर्ड स्कोर्स जो हम एक स्टैब्लिश कर देते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में किसी भी स्कोर की व्याख्या की जाती है। सपोज एक 100 नंबर जो है उसे हम ये मान के चलते हैं कि 100% है, और उसी प्रकार से हम अगर आईक्यू की बात करें तो आईक्यू में 120 को अगर आप एवरेज आईक्यू का मानते हैं या उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, तो जिसकी भी आईक्यू होगी हम उसी के इर्द गिर्द उसको व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट की। यानी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं यानी जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा है पर्सनालिटी टेस्ट, अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण, तथा दूसरा है व्यक्तित्व परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण जिससे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम बुद्धि को मापने का प्रयास करते हैं। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत किसी न किसी अभिक्षमता को हम मापने का प्रयास करते हैं, जैसे कि उसकी मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इस तरह की चीज़ों को हम मापने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट नंबर आता है अचीवमेंट टेस्ट। सबसे ज़्यादा बहुतायत में यूज़ होने वाला अचीवमेंट टेस्ट है, जो कि क्लास के हिसाब से भी, टीचर के हिसाब से भी बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाला परीक्षण माना जाता है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की परफॉर्मेंस को मापना। अगला जो हमारा प्रकार है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, उसे हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट का तात्पर्य होता है, personality test measure different aspects of human personality including attitudes, values, interests and motives. बेसिकली जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं वो मनुष्य जीवन के व्यक्तित्व के विविध पक्षों को मापने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत हम अभिवृत्ति, मूल्य, रुचियों तथा मोटिव अर्थात चालक को सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं, और जो मनुष्य जीवन के व्यक्तित्व के विविध पक्ष होते हैं, विविध एस्पेक्ट होते हैं, उसके जो मूल्य होते हैं, उसकी जो रुचियां होती हैं, जो अभिरुचियां होती हैं, उनको हम मापने की कोशिश करते हैं इसके द्वारा। आज हम बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इसके द्वारा किस चीज को मापित किया जाता है, किस चीज को मापने की कोशिश की जाती है अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा। An achievement test or proficiency test is used to ascertain what and how much has been learned or how a task has been performed. एक अचीवमेंट टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट बेसिकली वो होता है जिसके अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक अधिगमकर्ता ने कितना सीखा है और वो कितनी अच्छी तरह से किसी कार्य को संपादित कर सका है। तो अचीवमेंट टेस्ट के अंतर्गत टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि जो उसने उद्देश्य निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों के संदर्भ में उसके विद्यार्थी ने कहाँ तक सीखा है और उसने कितनी अच्छी तरह से किसी कार्य को संपादित किया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, बेसिकली जो उपलब्धि परीक्षण बनाया जाता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले टू फाइंड आउट वेयर ईच स्टूडेंट स्टैंड्स इन वेरियस एकेडमिक एरिया, सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जाती है अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण के द्वारा कि विविध एकेडमिक एरियाज में, विविध विविध प्रशासनिक क्षेत्र में विद्यार्थी कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पर है, किस पॉइंट पर वो स्टैंड कर रहा है। दूसरा है टू एक्सपोज pupils डिफिकल्टीज विच द टीचर कैन हेल्प देम टू सॉल्व। बेसिकली दूसरा ये है कि टीचर उन डिफिकल्टीज को ढूंढने की कोशिश करता है जो विद्यार्थी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और जिसके कारण वो सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर। ये सिर्फ विद्यार्थी को ही जानने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि ये टीचर की भी एफिशिएंसी को पता लगाने की कोशिश करता है कि टीचर की एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना समझा सका है, उसका टीचर का की जो प्रभावशीलता है वो कितनी है, वो अपने विद्यार्थियों को कितना समझा सका है, ये भी हमें इसके द्वारा समझ में आता है। नेक्स्ट टू फाइंड आउट वेदर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। ये जानने का प्रयास करना कि जो ट्राइपोलर एजुकेशन, चूंकि सभी जानते हैं कि एक ट्राइपोलर प्रोसेस है और इसके अंतर्गत सबसे पहले एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म किया जाता है, फॉर्मुलेशन किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स का। तो ये हम अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई। अगला उद्देश्य है टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ टीचिंग मेथड्स। बेसिकली अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक टीचिंग मेथड्स को चूज करता है, वो ये डिसाइड करता है कि क्लास में इस कंटेंट को पढ़ाने के लिए, किसी भी विशेष कंटेंट को पढ़ाने के लिए, पाठ्यवस्तु को समझाने के लिए उसे किस शिक्षण विधियों का सहारा लेना है। तो अचीवमेंट टेस्ट के बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि जिस शिक्षण विधियों का प्रयोग कक्षा में अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है वो कितने सुटेबल हैं, वो कितने प्रभावशाली हैं और उन्होंने कितनी प्रभावशीलता के साथ अपने टास्क को पूरा किया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर। बेसिकली जो हमारी क्लास में या जो हमारे विविध प्रकार के अधिगम करता हैं, उनकी तरक्की को, उनकी प्रगति को कंपेयर करना, उनका आपस में कंपैरिजन करना कि कौन गुड अचीवर है, कौन लो अचीवर है, कौन एवरेज अचीवर है, कौन हाई अचीवर है, किसने ज़्यादा लक्ष्य को पूरा किया, किसने कम लक्ष्य को पूरा किया, ये भी जानने का प्रयास किया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की। बेसिकली उपलब्धि परीक्षण एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है और ये क्लास में हर समय शिक्षक बनाता है अपने सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, अपने लर्नर की परफॉर्मेंस को जानने के लिए। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और दूसरा होता है टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट
को हम मानकीकृत परीक्षण कहते हैं और टीचर मेड टेस्ट का मतलब होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट which measures what it aims to measure quite correctly with constant result. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मतलब होता है कि वो परीक्षण जिसमें स्टैंडर्ड सेट हो, जिसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो और जो एक पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी एट्रीब्यूट को या किसी भी ट्रेट को मेजर करता है, उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। टीचर मेड टेस्ट का मतलब होता है teacher made tests are used to evaluate the progress of students in schools. These tests are very simple to use and easy for the students. टीचर मेड टेस्ट का मतलब होता है कि क्लास में टीचर अपने विद्यार्थियों की तरक्की को जानने के लिए, उनकी प्रगति को जानने के लिए कभी भी बना लेता है और ये बहुत ही ईजी होते हैं, आसानी से बन जाते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत सरल होते हैं। तो दो प्रकार के अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, एक तो टीचर मेड टेस्ट जो शिक्षक कभी भी बना सकता है और दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अर्थात मानकीकृत परीक्षण जिसको बनाने के लिए शिक्षक को एक निश्चित प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है और उस प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद ही उस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इसके विषय में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसके विषय में मैं आगे के जो मेरी आगे की क्लासेस होंगी उसके अंतर्गत मैं डिस्कस करूँगी। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का और टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट का, तो जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, उनका स्कोप अर्थात उनका क्षेत्र बहुत वाइडर होता है, बहुत बड़ा होता है और टीचर मेड टेस्ट का स्कोप बहुत छोटा होता है, नैरो होता है। वो एक यूनिट पे भी बेस्ड हो सकता है, एक कंटेंट पे भी बेस्ड हो सकता है, एक चैप्टर पे भी बेस्ड हो सकता है या ज़्यादा चैप्टर्स पे भी बेस्ड हो सकता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड यूज़। अनलिमिटेड यूज़ का मतलब है कि ये किसी क्लास, किसी सिटी या किसी शहर या किसी पर्टिकुलर एरिया पे ही सीमित नहीं होते हैं। इनका बहुत ही अनलिमिटेड यूज़ होता है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जो मानसिक योग्यता के परीक्षण बनाए गए हैं, मानकीकृत परीक्षण, उनको कोई भी यूज़ कर सकता है। मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है बुद्धि को जानने के लिए। लेकिन जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनका लिमिटेड यूज़ होता है, उनको हर कोई नहीं यूज़ कर सकता, वो पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए ही बनाए जाते हैं और वहीं पे उनका प्रयोग किया जाता है। जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वो हाईली रिलायबल एंड वैलिड होते हैं। मानकीकृत परीक्षण बहुत ज़्यादा विश्वसनीय और वैध होते हैं। इनको विश्वसनीयता और वैधता की कसौटियों से होकर के गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही आप इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो टीचर मेड टेस्ट होता है इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी लिमिटेड होती है और इसका यूज़ भी लिमिटेड होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के नॉर्म्स इस्टेब्लिश होते हैं, इसके मानक निर्धारित होते हैं। जैसे आप मानसिक योग्यता परीक्षण करते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ स्कोर्स पहले से ही डिफाइन होते हैं कि अगर इस स्कोर के अंतर्गत आपने जिसके ऊपर अपना परीक्षण प्रशासित किया है उसके नंबर आए तो हम उसकी व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उनके नॉर्म्स इस्टेब्लिश होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत कोई ज़रूरत नहीं होती नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करने की। ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लर्नर्ड या स्पेशली जिनको एक्सपर्टाइज होती है वही इस टेस्ट को बना सकते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं टीचर मेड टेस्ट, ये बेसिकली टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, अध्यापकों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इन दोनों परीक्षणों के मध्य अंतर को समझाने की कोशिश की और मैं समझती हूँ कि आपने काफ़ी हद तक इन दोनों के अंतर को समझ लिया होगा। ये एक माइंड मैप है जो अचीवमेंट टेस्ट के विषय में मैंने बनाया है और मैं इसके द्वारा आप इसको जब पूरा देखेंगे तो आपको इसके विषय में काफ़ी हद तक समझने में आसानी होगी। अचीवमेंट टेस्ट में भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में भी जनरल और स्पेसिफिक, टीचर मेड टेस्ट में भी ऐसे टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इसके भी विविध प्रकार और इसके भी प्रकार, इस प्रकार से मैंने ये पूरा माइंड मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इसके द्वारा जो थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा वो और समझने में आसानी हुई होगी। एट द एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। आपने मुझे इतना सावधानी पूर्वक, इतना ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, इसमें
इसके क्या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं और अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली मानकीकृत परीक्षण और टीचर मेड टेस्ट क्या होता है, इन दोनों के मध्य क्या अंतर होता है, इसको समझने में सुविधा रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच।